हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत मोटी थी, इसलिए कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। फिर मेरे लिए बहुत ही हैंडसम और अमीर लड़के का रिश्ता आया। शादी के बाद वह रोज़ रात को मुझे दूध का गिलास देता और मैं उसे पीकर अपने होश खो बैठती। सुबह मेरे शरीर पर दांत के निशान होते, ये राज जानने के लिए एक रात मैंने दूध नहीं पिया और सोने का नाटक करने लगी। फिर उस रात मेरे साथ जो हुआ उसने मेरे कमर तोड़ दी, क्योंकि मेरे पति के जगह मेरा नाम कोमल है। मैं दुल्हन बनी अपने पति के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। उस वक्त मैं बेहद नर्वस थी। मैं अपने किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, शायद इसलिए कि मैं हद से ज़्यादा ही बदहवास का शिकार थी। दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई मुझे लग रहा था कि सामने बैठे बाराती मुझे देखकर शायद मेरी किस्मत पर जल रहे होंगे। देखो इस मोटी की किस्मत कैसी जगी है। एक खूबसूरत और हैंडसम नौजवान जो कि बहुत ही अमीर है, उसका नसीब बन चुका है। मुझे लग रहा था कि सामने बैठे सभी लोग सिर्फ मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, या तो मेरे पति को देखकर उसकी किस्मत पर अफसोस कर रहे होंगे। कैसा हैंडसम नौजवान है, और उसे इस मोटी लड़की से आखिर नज़र ही क्या आया जो उसने इससे शादी करने का फैसला ले लिया। यह सवाल तो मैंने भी खुद से उस समय किया था जब मेरा रिश्ता जीतू से हुआ था। काफ़ी देर तक शीशे के सामने खड़ी मैं अपने पूरे शरीर को देख रही थी, जो बिल्कुल ही बेढंग सा था। मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं थी कि कोई मेरे हुस्न पर फिदा होता। मैं एक आम शकल सूरत की लड़की थी, और उस पर मेरा मोटापा और मुझ पर इस कदर बदसूरत कर चुका था कि कोई भी आंख भरकर मुझे देख तक नहीं रहा था। मेरे लिए तो कोई ठीक ठाक घर से रिश्ता ही आ जाता तो मेरी माँ खुशी से मुझे विदा कर देती। उस समय शायद मैं इतनी परेशान न होती और इतनी बदहवास न होती जितने की जीतू से शादी करने पर मुझे हो रही है, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे लिए किसी भी शहजादे का रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन जब मेरे लिए जीतू का रिश्ता आया तब मेरे होश उड़ गए। जीतू अपनी माँ के साथ खुद मुझे देखने आया था। मुझे लगा था कि वह लोग मुझे देखते ही उठकर चले जाएंगे, जैसे कि अब तक मेरे आने वाले रिश्ते मुझे देखकर उठकर चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वह लोग मुझे पसंद कर कर गए थे। सुनने में आया था कि मैं जीतू को बेहद पसंद आई हूँ। मुझे लगा शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। मेरी छोटी बहन मुझसे यह बता रही थी और खुशी से उसके मेरे मुंह से मिठाई डाल दी। उसने कहा था, दीदी जीतू तो आप पर फिदा हो गया है। यह कहकर उसने खुशी से मुझे गले लगा लिया और मैं हक्की भक्की उसे देख रही थी। यह कैसे मुमकिन था? वह तो एक बहुत ही हैंडसम नौजवान था और ऊपर से दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। तो ना तो वह गरीब था और ना उसमें कोई ऐसी कमी थी कि वो मुझ जैसी लड़की को पसंद करता। ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद थी कि वह लालच में आकर ये सारा रिश्ता मुझसे निभाए। मुझ में पसंद करने लायक कुछ था ही नहीं। मैं खड़ी हुई और आईने के सामने जाकर खुद को गौर से देखने लगी। अपने हाथों से अपने चेहरे के हर नक्शे को छूने लगी। आम से नए नक्श, आंखें भी छोटी छोटी। मेरे शरीर पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर जीतू का दिल आता। फिर मैंने अपने शरीर को देखा, जो कि मोटापे की वजह से इधर उधर से फैल रहा था और बेढंगा सा लग रहा था। रंगत भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी। जीतू की जगह
कोई मामूली शक्ल सूरत और गरीब लड़का भी मुझे पसंद करता तो शायद मुझे इतनी हैरानी न होती। खैर, मेरी शादी भी जल्दी हो गई। अपनी शादी वाले दिन मैं बहुत ही नर्वस हो गई थी। शायद मुझे यह सब अपनी खुशनसीबी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बात कुछ और ही है। जरूर अंदर ही अंदर कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी मुझे खबर नहीं था, क्योंकि मैंने जीतू के चेहरे पर एक पल के लिए भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। खुशी का ऐसा कोई रंग नहीं देखा था जो कि दूल्हे के चेहरे पर होता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दिल डर के मारे काँप रहा था। हो सकता है कि जीतू के घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझसे शादी तय की हो। पता नहीं वह मेरे साथ क्या सलूक करेगा। शायद शब्दों से मुझे बेइज्जत करेगा, मुझे मेरी कमियां दिखाएगा। लेकिन जो कुछ जीतू ने मेरे साथ किया, मेरे यहाँ वहम और गुमान में भी नहीं था कि मर्द का यह रूप भी हो सकता है। शादी का फंक्शन खत्म हुआ और मैं विदा होकर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जीतू के बंगले पर आ गई। बहुत ही बड़ा और खूबसूरत कमरा था जहाँ मुझे लाकर बैठा दिया गया। वैसे तो मेरी सास और ननद सभी मुझसे चाहत से दिख रही थी। कुछ देर में वह कमरे से बाहर चली गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरा दिल न जाने डर के मारे काँप रहा था। मुझे कभी भी अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ जब भी अच्छा होता तो कुछ ही पल में मेरी खुशी जैसे गायब हो जाती। उसके बाद हमेशा वह खुशी गम में बदलते देखी थी। बचपन से आज तक हम 3 बहनें थी और मैं अपनी बहन में सबसे बड़ी थी। लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ता मेरी छोटी बहन को पसंद करके जाते और अपनी माँ की बातें मुझे सुननी पड़ती। अभी मैं उन्हीं उलझनों का शिकार थी। उनका व्यवहार वैसा ही था जैसे कि एक नवेले पति का होता है। मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा, मेरी तारीफ भी की, मेरे हाथ की मेहंदी भी देखी। अब मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। फिर उसने मुझे दूध का गिलास थमा दिया, कहने लगा, इसे पी लो। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया और दूध का गिलास पीकर साइड टेबल पर रख दिया। कुछ बातों के बाद मैंने अपने कपड़े बदल लिया। जैसे ही मैं बेड पर आई, मेरी आंखों में नींद सवार हो गई और मेरी आंखें अपने आप ही बंद होने लगी। मुझ पर तेज नींद सवार होने लगी थी। जीतू अभी मुझसे बातें ही कर रहा था, लेकिन मैं नींद की आगोश में जाने लगी थी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली, वो वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन से उठ गई। मेरे सिर अभी चकरा रहा था। मेरे सामने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। मेरी आंखों में अभी भी नींद का असर था। रात में मैं नींद में थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि जीतू मुझसे अपना हक वसूल चुका था। इस बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि जीतू ने सोते हुए ही मेरे साथ सुहागरात मना ली थी। अगर मैं थकावट का वजह से गहरी नींद में सो गई थी तो जीतू को कम से कम सब्र रखना चाहिए था, लेकिन वह इतना बेसब्र था कि उसने सोते में ही सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने खुद को समझा लिया, भाई वह मर्द है और उसके भी कुछ जज्बात थे। शादी की पहली रात कोई अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकता है। गलती मेरी ही थी जो मैं इस कदर बेखबर होकर सो गई थी। मैं अभी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। सामने जीतू तौलियों से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रहा था। मुझे देखकर उसने तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिए, कहने लगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और यह तौलिया वॉशरूम में जाकर फैला देना।
मुझे अपना काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मेरे काम आज से तुम ही संभालना शुरू कर दो। जीतू के बात करने के अंदाज बहुत ही रूखा सा था। मेरी सास ने मुझे कहा, यह जीतू का छोटा भाई है। फिर वह कहने लगी, यह थोड़ा ही सा बावला है, आधा पागल सा। यह सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी। बार बार मुझे देखे जा रहा था, अजीब अंदाज से हंस भी रहा था। फिर एक नौकर आया और उसने मेरे सामने 10 पराठे और पूरा बाउल भरकर सब्जी रख दी। उसने अपनी तरफ रखा और उसी में खाने लगा। यह देखकर मैं हैरानी से उसे देख रही थी। वह एक पराठे के बस 4 निवाले बनाता और खा जाता। पूरी सब्जी उसने कपड़े पर गिरा रखी थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया था। मुझे उस पागल से डर लगने लगा था। मेरी सास यह देखकर हंसने लगी, कहने लगी, देवर की बात का इनकार नहीं करते, यह बहुत जिद्दी है। अगर कोई इसको किसी बात का मना कर दे तो यह जुनूनी सा हो जाता है। हम भी इसको किसी काम को मना नहीं करते। मैंने जीतू की तरफ देखा तो वह ऐसे लापरवाही से नाश्ता कर रहा था जैसे उसका मुझसे कोई संबंध ही नहीं हो। मैंने वह दूध का गिलास पकड़कर साइड पर रख दिया। मैंने कहा, इस दूध में क्या चीज़ है? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया। क्या मतलब? दूध है और क्या है? मैंने कहा, कल इसे पीने के बाद मुझे गहरी सी नींद आ गई थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, यह तो तुम्हें पता होगा कि तुम कितनी रातों से जग रही थी, जो कल तुम लेट ही सो गई। सुबह मेरी फिर से वैसे ही हालत थी जैसा कि शादी की पहले रात था। मैं अपने अंदर बहुत ही कमजोरी, वीकनेस महसूस करने लगी थी। लेकिन मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी सास कहने लगी, आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं अपनी ननद की बराबर में बैठ गई। मेरा देवर लगातार मुझे ही देखे जा रहा था और रोटी पर रोटी अपने अंदर उतारे जा रहा था। मेरी सास और ननद नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए उठकर चली गई। मजबूरन मैं अकेले ही टेबल पर बैठी थी जब देवर ने यह एक ऐसी बात मुझसे कही कि मैं दंग रह गई। ऐसी बात कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। यह बात तो बस पति जानता है या फिर वह लड़की, कोई तीसरा आदमी नहीं जान सकता। पर मेरा देवर कैसे जानता था? अब वह मुझे देखकर हंस भी रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी थी। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और भागकर अपने कमरे में चली गई। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब जीतू मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने आज साफ मना कर दिया और मैंने उससे बोला कि तुमने इसमें क्या मिलाया है? तो जीतू ने बोला कि हाँ, इसमें मैंने नशे की दवाई मिलाई है। क्योंकि जीतू गुस्से से बेखबर सा गया था। कहने लगा, क्यों नहीं पियोगी? देखो, मैं बहुत ही जुनूनी टाइप इंसान हूँ। तुम बिना नशे के मेरे जुनून सह नहीं पाओगी। तुमसे शादी करने का मेरा मकसद भी यही था। मैं जानता था कि कोई भी नाजुक शरीर की लड़की मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुमसे शादी की है। इसलिए चुपचाप से जो मैं कह रहा हूँ उस पर इनकार मत करो और चुपचाप यह दूध पी लो। मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, इसमें नशा मिलाकर तुम्हें पिला रहा हूँ। मैं जानबूझकर तुम्हें बेहोश करता हूँ और उसके बाद तुम्हारे साथ संबंध बनाता हूँ ताकि तुम मेरी जुनून को सह सको। उसने दूध का गिलास मेरे मुंह पर लगाकर मुझे पिला दिया। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं दूध का गिलास ना पीऊँ, लेकिन उसने मेरी एक ना चलने दी। 1 महीने गुजर गया था और मैं 1 महीने के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। मेरा 30 किलो वजन कम हो चुका था।
और मैं कहीं से भी मोटी नहीं लगती थी। लेकिन एकदम से मेरा वज़न कम होने की वजह से मेरी रंगत काली और पीली सी होने लगी थी। दोपहर के समय मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरी सास अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी। तो मैंने कहा मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के साथ ले चलिए। वो मुझे अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ ताकत की दवाई दी और मेरे साथ ब्लड टेस्ट लिया। उसके बाद आराम करने को बोला। मेरी सास और ननद बहुत ही अच्छी थी। उन लोगों ने मुझे अपने साथ ले गया। तभी अचानक मेरी नज़र जीतू पर पड़ी और जिस लड़की को मैंने जीतू के साथ देखा उसे देखकर तो मेरे होश आवास ही खो गए थे। वह दोनों गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मेरी गाड़ी दूसरी मोड़ पर खड़ी थी और मॉल के सामने खड़ी थी। मेरी सास मॉल के अंदर जा चुकी थी और गाड़ी से नीचे उतरी, रोड क्रॉस किया और उस रेस्टोरेंट में चली गई जहाँ पर जीतू और वह लड़की गए थे, जहाँ पर बैठी थी। दोनों की मेरी तरफ से पीठ थी। मैं खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई और ऐसे बैठी कि मेरी पीठ ही उसकी तरफ थी। जो बातें मैंने उनके मुंह से सुनी वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं घर वापस आ गई, किसी से भी कोई बात न की और कमरे में आकर बैठी तो रात को जब जीतू मेरे सामने दूध का ग्लास लेकर खड़ा हो गया, उसने मुझे दूध का ग्लास दिया तो मैंने उसके हाथ से पकड़ लिया। फिर मैंने कहा मैं अपनी कुछ मेडिसिन बाहर भूल आई हूँ हॉल में ही, मुझे वो लाकर दो, मैं दूध के साथ ही खा लूँगी। इस 1 महीने में मैं चुपचाप उसकी हर बात मान दी थी, इसलिए अब उसे लगने लगा था कि शायद मैं वो दूध पी लूँगी। जैसे ही जीतू कमरे से बाहर आया मैं बेड से खड़ी हुई और दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया। मेरे कमरे की खिड़की बाहर गड्ढे से खुलती थी। पौधे के बीच मैंने वो दूध गिरा दिया और अपने पास ही एक मिल्क पाउडर निकाला और गिलास में डाल लिया। मुझे यह जानना था कि जीतू रात को मुझे नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ क्या करता है। जब जीतू कमरे में आया तो मैंने उसे मुस्कुराता देखा। उसने मेरी मेडिसिन मुझे दी और कहने लगा तुम्हें क्या हुआ जो तुम यह दवाई खा रही हो। मैंने कहा मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, मुझे अपने अंदर बहुत ही वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है। उसे लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा ठीक है खाओ मेडिसिन। मैंने अपनी मेडिसिन दूध के साथ ली और उसके बाद बेड पर लेट गई और ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि मुझे बहुत ही तेज सी नींद आ रही है। कुछ देर बाद जीतू कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे यह बातें याद आने लगी जो रेस्टोरेंट में मैंने जीतू और उस लड़की के मुंह से सुनी थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन थी। अपनी छोटी बहन को ही मैंने मेरी गाड़ी से उतरते रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी छोटी बहन जीतू के साथ, इसलिए मैं गाड़ी से उतर के रेस्टोरेंट में चली गई थी और उसने बिल्कुल पीछे वाले टेबल पर ही पीठ करके बैठ गई थी। जीतू मेरी बहन से कह रहा था वह यह ड्रामा अब ज़्यादा दिन तक नहीं करेगा। मेरी बहन कह रही थी देखो जो काम तुम कर रहे हो मेरी बहन के साथ, उस हिसाब से वह बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, कुछ ही महीनों जिंदा रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं, फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। वह कहने लगा मुझे तुम्हारी मोटी और उस भारी भरकम बहन को देखकर घिन आती है। मुझ जैसा खूबसूरत हैंडसम नौजवान किस तरह ऐसी बदसूरत लड़की को बर्दाश्त करता है यह मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत और हसीन हो, और अपनी बहन को देखो जो तुम्हारे पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। बस मेरी मजबूरी यह है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे अपनाना पड़ा। यह मेरी तुमसे मोहब्बत की हद है। मेरी बहन मुस्कुराने लगी।
मैं जानती थी कि मेरी माँ कभी भी मेरी बड़ी बहन के होते हुए मेरी शादी तुमसे नहीं करवाएगी, और तुम उम्र में मेरे से 10 साल बड़े भी तो हो। मेरी माँ तो साफ मना कर देती, फिर मैं इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा चलो, मेरी बहन वैसे भी किसी काम की नहीं, अगर वह मेरे काम यूँ आ जाती है तो क्या नुकसान है। ये सब मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ उसे देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई। वह मेरा देवर था, 6 फीट लंबा चौड़ा, आधा पागल इंसान। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगा, रोज़ रात को मेरे भैया मुझे तुम्हारे पास भेज देते हैं और कहते हैं जाओ ऐश करो। मैंने कहा, निकलो मेरे कमरे से बाहर, लेकिन वह बाहर जाने के बजाय मेरे पास आने लगा। क्यों बाहर जाऊं? मुझे तो मेरे भाई ने भेजा है और रोज़ मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ, तो आज बाहर क्यों जाऊं? तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं खुद से कमरे से बाहर जाने लगी तो वह मेरे सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा, अगर तुम पीछे नहीं हटो तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरा यह कहना था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे ढकेलकर बेड पर ले गया। मैं इस 1 महीने में इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। रात भर उस इंसान ने मेरे साथ जो किया, मैं रोती रही, लेकिन उस इंसान के अंदर तो कोई जंगली जानवर था। सुबह होते ही वह मेरे कमरे से बाहर निकल गया था। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं और मेरी बहन भी तो यही चाहती थी, मैं मर जाऊं। अपने फ़ायदे के लिए उसने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। वो मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी, मेरी जान लेना चाहती थी। मैंने खुद ही उसका रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि आज भी मेरे दिल में मेरी बहन के लिए मोहब्बत बाकी थी। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया कर बड़ा किया था, लेकिन मुझे अपनी प्रार्थना पूरी होने की कम ही आशा नज़र आ रहे थे, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा कर सकता है, भगवान भी उसके साथ बुरा ही करता है। जैसे जैसे कह सकते हैं कि जीतू, जिसे आदमी औरत की इज्जत करना नहीं आता, और उसने अपनी पत्नी को अपने भाई के हवाले कर दिया, और उसने अंदर के गैरत नहीं जागी। वह नैना को खुश रख सकता है, जिंदगी भर उसका साथ निभा सकता है? नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं दुआ करती रहती हूँ कि जीतू उसका साथ दे और उसका साथ जिंदगी बिताए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।